बम बम बोले दोस्तों। देवर भाभी का रिश्ता तो इस दुनिया में माँ बेटे की नज़रों से देखा जाता है, मगर जब एक औरत अभिशाप बनकर एक घर में आकर सारे आदमियों को अपने वश में कर ले तो वह घर आबाद के बदले बर्बाद हो जाता है। मेरी जिंदगी में वो आदमी और मेरी मौत बनकर आ गया था। यूं कह लो मैं ही उसके पास चली गई थी, खुद अपनी मर्जी से। मेरी शादी जब पुष्प के साथ हुई थी तो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मैंने पुष्प को पहले कभी भी नहीं देखा था। मंडप में मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरे घर वालों ने कई बार मुझे कहा भी था, तुम एक बार पुष्प से मिल तो लो, देख तो लो, बातचीत तो कर लो, तभी तुम उसके बारे में कुछ जान पाओगी। और आजकल तो यह सब ट्रेंड में है। सब शादी से पहले मिलते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। मेरी बड़ी बहन भी शादी से पहले जीजा से मिला करती थी। तभी तो आज वे दोनों कितने खुश रहते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरी बहन अपने ससुराल में कितना खुश रहती है। जीजा को छोड़कर सब उसको परेशान करते रहते हैं, और जीजा ने कितनी बड़ी बात हमसे छुपाई थी, वो पीते नहीं हैं। दीदी तो उनसे पहले से ही मिलती आ रही थी, फिर क्यों वह नई जीजा को ढंग से जान पाई थी। मेरे बड़े ही उच्च विचार थे। मैं पहले पुराने समय को ज़्यादा अच्छा मानती थी, जब लोग शादी की रात को ही एक दूसरे का चेहरा देखते थे। उससे पहले ना तो कभी एक दूसरे से मिलते थे और ना एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे। सब अपने मम्मी पापा के ऊपर छोड़ देते थे। मैंने ऐसा ही कुछ अपनी शादी में भी चाहती थी, इसलिए मैंने पुष्प को शादी से पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब शादी के मंडप में मैंने उसे देखा तो अपने विचार और मम्मी पापा पर विश्वास करके मैंने ठीक ही किया था। पहले से ही एक दूसरे को जान लेना, फिर शादी के बाद एक दूसरे के साथ बदलाव देखना, ये रिश्ते ही तो टूट जाते हैं। इसलिए शादी के बाद अपने हमसफ़र को जानना, उसकी अच्छी बुरी आदतें पहचानने में ही ज़िंदगी प्यार से गुजर जाती है। मैं अब पुष्प को पूरी तरह से जानना चाहती थी। जिस तरह मैं जिस तरह से मेरे अंदर तूफान उठ रहा था, क्या पुष्प भी यही सब सोच रहा होगा। मेरी शादी जब पुष्प के साथ हो गई तो सबसे पहले मैंने ससुराल जाकर बड़ों के पैर छुए थे। मैंने अपने जेठ के पैर छुए थे, क्योंकि मेरे कोई ससुर नहीं थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर जब मैं और पुष्प भाभी के पास पहुंचे तो पुष्प ने पैर छूने की बजाय उनके गालों को सराहने लगा। जब उसकी माँ ने कहा, भाभी के पैर छुओ, गाल नहीं, ये तो ऐसे ही भाभी के साथ मजाक करता रहता है, तुम नताशा इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। तभी पुष्प बोले, बड़े भाई ने मेरी पत्नी के सर पर हाथ डाला रखा था, तभी मैंने इन्हीं की पत्नी के गालों पर हाथ रखा है। मुझे पुष्प उनकी बातें बहुत अजीब लगी। उन्होंने तो एक नए जोड़े को आशीर्वाद दिया था, फिर पुष्प इस बात का बदला कैसे ले सकते हैं। मेरी सास ने तुरंत बातों को घुमा दिया, मुझे मेरे कमरे में लेकर आ गई। मैं बहुत परेशान थी। अपनी पहली रात को सोचकर पुष्प और मेरी शादी हो गई, और आज से ही हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। फिर सास ने मुझे दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा, जबकि मेरा मन था कि मैं अपने लहंगे में ही पहनकर पुष्प के सामने जाऊं। मगर मेरी सास नहीं मानी। जैसे तैसे मुझे मनाकर घर घर के ही सूट में पहनाकर मुझे आराम करने के लिए कह दिया था। मैं थक मैं थक तो काफ़ी गई थी। शादी से अब तक मेरी नींद कहाँ पूरी हो रही थी। लेटते ही ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो पुष्प मेरे साथ कमरे में नहीं थे। मैं पूरी रात अकेले ही कमरे में सोई थी। लेकिन वो रात को क्यों कमरे में नहीं आए, और आखिर फिर वह कहाँ सोए होंगे। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो सामने वह सोए हुए थे, और कमरे में से उनकी भाभी नहाकर निकल रही थी। इस घर में क्या सब ऐसे ही आदमी सोते हुए औरतें नहा के निकल जाती हैं क्या। मेरे मन में सवालों का भंडार था। पुष्प रात को कमरे में क्यों नहीं आए थे। मैं ऐसे ही पुष्प के पास पहुंच गई और उन्हें जगाने लगी, मगर वह तो पूरे नशे में थे। रात को उन्होंने बहुत पी ली थी, तभी अब तक नशा था। मैंने सोच लिया था
अब जब पुष्प मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मैं उन्हें करीब नहीं आने दूंगी। मैं पूरे दिन उदास बोल ऐसे ही बैठी रही। कोई मेरे पास आकर नहीं बैठा। सास तो काम में लगी हुई थी और भाभी अपने आप को सजने संवारने में लगी रहती। पता नहीं अब भी पुष्प कहाँ थे। मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। तभी कुछ खटपट की आवाज़ आई। मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो जेठ जी कमरे से बाहर निकल रहे थे और पुष्प कमरे का दरवाज़ा लगा रहे थे। अपने भाभी के साथ सोने जा रहे थे। मैं अब इस घर का सारा खेल जान गई थी। यह सब मुझे यहाँ बस नाम और काम के लिए लाए थे। इस घर को बहू की ज़रूरत नहीं और ना पुष्प को एक पत्नी की। उसे सारा सुख तो उसकी भाभी ही दे रही थी। फिर उसने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? जब वह अपनी भाभी से ही खुश था तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने रात में ही पुष्प और उसकी भाभी की साथ वीडियो बना ली ताकि आगे जाकर कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। पूरी रात वह अपनी भाभी के साथ सो रहा था, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर। मैंने अगले दिन अपना सामान उठाया और घर से जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे रोक लिया और कहा, क्या हुआ तुझे? तू घर छोड़कर जा रही है? मैंने कहा, यहाँ वैसे भी मेरी ज़रूरत किसे है, जब सारी ज़रूरतें आपकी बड़ी बहू पूरी कर रही है आपके छोटे बेटे के साथ, तो यहाँ मैं रहकर क्या करूँगी? मेरी सास मेरे पैरों में गिर गई और बोली, बस एक बार मेरे कहने पर रुक जा, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। क्या बोले ये लोग? शादी 2 दिन भी नहीं टिक पाई और बहू घर छोड़कर चली गई। मैं पुष्प को समझा दूँगी और वो बस तेरा बनकर रहेगा। मैंने अपनी सास की बात मान ली और एक एक चांस पुष्प को फिर से दे दिया था। माँ के समझाने पर पुष्प मुझे अलग मकान में लेकर रहने लगा। मेरी जेठानी की छाया भी हमारे रिश्ते पर ना पड़े। मैं और पुष्प अच्छी तरह से रहने लगे। वह मेरा बहुत ध्यान रखने लगे थे। मुझे किसी बात की कोई कमी पूरी नहीं होने देते थे, इसलिए वह दिन रात मेहनत करते थे। शायद मैंने पुष्प को एक मौका देकर ठीक किया था, पर शायद यही मौका मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी। क्यों यह मौका हर किसी की किस्मत में नहीं होता। मेरी जेठानी के अभी तक कोई औलाद नहीं थी, तो यह माँ बनने की किस्मत मुझे मिली थी। मैं बहुत खुश थी। पुष्प भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ था और मुझसे वापस अपने घर में रहने की जिद करने लगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में सब घर वालों के साथ रहने में ही भलाई होती है, ताकि बच्चा ठीक ठाक से पैदा हो जाए। मैं राजी नहीं थी वापस घर जाने के लिए। फिर पुष्प ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भाभी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बस तुम्हारे लिए मैं यह सब करना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे को सबका प्यार मिल सके। मैंने पुष्प की बातों पर भरोसा किया और वापस अपने ससुराल में रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे ट्रैवल के लिए मना किया गया था। पुष्प मेरी दवाइयाँ लेकर आता था। उसने मुझे बताया था, डॉक्टर ने बच्चा बहुत कमज़ोर बताया है, इसलिए एक इंजेक्शन मुझे रोज़ लगेगा। मैं पुष्प के हाथों से ही इंजेक्शन लगवाती थी, पर ना जाने पता नहीं इंजेक्शन से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरा पेट तो सही से निकल रहा था, मगर मैं सूखती जा रही थी। कुछ भी होश नहीं रहता था। अधमरी हालत में ही मैं बेड पर पड़ी रहती थी। पुष्प से मैंने कहा भी था, डॉक्टर को एक बार घर बुला लाओ, ताकि वह मुझे देखकर दवाइयाँ ठीक से दे, क्योंकि ना जाने क्यों मेरे मुंह और हाथ पैरों पर बाल उगने लगे थे। मैं अभी इस हालत में नहीं थी कि किसी को कुछ बता सकूं जो मेरे साथ हो रहा था। और पुष्प तो अब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो तो बस इंजेक्शन देकर कमरा बंद करके चले जाते थे। एक दिन बहुत आंधी तूफान आ रहा था। मेरे कमरे का गेट अचानक से खुल गया अपने आप। तभी मैंने देखा पुष्प और उसकी भाभी फिर से एक कमरे में जा रहे हैं। पुष्प फिर से अपनी भाभी के चक्कर में पड़ गया था। अभी उसका मुझ पर तभी उसका मुझ पर ध्यान नहीं था। 8 महीने पूरे हो चुके थे। मैं तो पुष्प से अब नफरत करने लगी थी। बस किसी भी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं, फिर सबको इसकी सच्चाई बताऊंगी। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी पापा अचानक से मुझसे मिलने आए। घर पर कोई भी नहीं था, बस मैं ही थी।
उन्होंने दरवाजे खुले देखे तो घर में आ गए। धीरे धीरे वह कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे कमरे में देखा तो भागते हुए मेरे पास आकर बोले, ये तेरा हाल कैसे हो गया? और घर में बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं उस वक्त कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मेरा शरीर जैसे पैरालाइज हो गया था। मेरे पापा ने मुझे हाथ में उठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। उन्होंने हॉस्पिटल में ही मेरा फ़ोन में वो वीडियो देखी जिसमें पुष्प और उसकी भाभी एक साथ थे। पापा ने मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं बताया कि मैं उनके साथ हूँ। डॉक्टर ने जब मेरा इलाज किया तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं मरना ही ज़रूरी समझती। पुष्प मुझे पैरालाइज करने का इंजेक्शन दे रहा था और पूरे 9 महीने तक अगर वह मुझे वो इंजेक्शन देता रहता तो मैं बच्चा पैदा करते ही मर जाती। मेरे पापा ने ये खबर सुनते ही पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी वीडियो और मेरा बयान लेकर पुष्प और उसके परिवार वालों को जेल में डलवा दिया। मैं अभी नाजुक हालत में थी। डॉक्टरों ने कहा था या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या माँ को। मैंने बच्चे को बचाना चाहा, मगर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल तरीके से हम दोनों बच गए थे। मैंने एक बार पुष्प से मिलना चाहा क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जब तक मैं उससे अपने सवालों का जवाब नहीं चाहती। जब मैंने अब पुष्प को देखा तो कहा, मारने का तो सही प्लान था, मगर तुम शायद एक बात भूल गए थे। सही हमेशा सही होता है। तुम गलत थे। शादी के बाद भी किसी और औरत के साथ चक्कर में तुमने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। क्योंकि मुझे मारने क्यों मुझे मारने पर उतारू हो गए थे। वह बोला, उसकी भाभी माँ नहीं बन सकती थी। वो घर का ही खून चाहती थी, इसलिए जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई। वरना मैं तो अपनी भाभी के साथ ही शादी करना चाहता था। मेरे भाई को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। सोचा था तुम्हें भी नहीं होगी, तुम भी हमारे साथ मिलकर चलोगी, मगर रानी बनकर घर में रहोगी। मगर तुम तो देवी निकली। तभी हमने यह प्लान बनाया। तुम मर भी जाओगी और बच्चा भी हमें मिल जाएगा। मुझे मारने की कोशिश तो घर के पूरे परिवार ही कर रहा था, मेरी सास भी। मुझे अपनी सोच पर अब बहुत अफसोस होता था। काश मैं शादी से पहले ही एक बार पुष्प से मिल लेती तो उससे शादी नहीं होती। पहले का ज़माना कुछ और होता था, जहाँ भरोसे पर शादी करवा दी जाती थी। दूसरे आदमी भी उस भरोसे को निभाते थे, चाहे जान चली जाए, मगर वो भरोसा नहीं तोड़ते थे। और आजकल के लोग दहेज भी लेते हैं, लड़की भी, और मगर कोई भरोसा नहीं होता वह ससुराल में खुश रहेगी या नहीं। मैंने अब अपनी सोच को बदला और अपनी बेटी को भी आज़ाद सोच की बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके करिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।